तो हमने कॉस्टिंग में क्या सीखा? कॉस्टिंग में हमने सीखा कि अलग अलग मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, टेक्निक्स होती हैं कॉस्टिंग की। मेथड्स में हमारे पास है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये सारे मेथड्स तो तब लगेंगे जब हमारा गुड्स मूवेबल होगा। अगर इमूवेबल गुड्स है जैसे कि बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, तो इनकी कॉस्टिंग करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। और मेथड्स में हमने सीखा था मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। तो भैया अगर हमें सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? सर्विस सेक्टर में कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नॉलेज है हम उस नॉलेज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कोई काम करके दे रहे हैं कस्टमर को। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग की, कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए लग सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल में क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है। होटल इंडस्ट्री है, एयरलाइंस है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग के अंडर कवर होती है। अब सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर, तो सर्विसेज इंटेंजिबल हो सकता है, आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। आप टच नहीं कर सकते हो सर्विसेज को। गुड्स को तो हम टच कर सकते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर, ये गुड्स है, इसको हम टच कर सकते हैं। बट मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है, तो आप क्या इस सर्विस को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कस्टमर क्या करता है, सर्विस को हायर करता है और हम उससे हायरिंग चार्ज लेते हैं। और यहां पर सर्विस सेक्टर में डोमिनेंट कॉस्ट क्या होता है? जैसे इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर में डोमिनेंट कॉस्ट क्या होगा, मेजर खर्चा किसका होगा? मेजर खर्चा मटेरियल का होगा। इसमें जो गुड्स लगा है, मटेरियल लगा है, उसका मेजर खर्चा होगा। लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गुड्स तो आपको दे नहीं रहे हैं। तो जब कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं तो वहां पे तो मटेरियल का बहुत ही, मटेरियल तो है ही नहीं, मटेरियल तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेजर खर्चा होता है वो लेबर का और ओवरहेड का होता है। और हम जो भी सर्विस देते हैं उसके लिए एक हायरिंग चार्ज लेते हैं। और ये हायरिंग चार्ज जो होता है अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी दो है। एक हो गया आपका गुड्स, जहां पे हम गुड्स को इधर उधर लेकर जाते हैं, और दूसरा पैसेंजर्स को इधर उधर लेकर जाते हैं। तो अगर गुड्स सेक्टर की, हम गुड्स कैरियर की कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, फ्रेट लेते हैं। अगर हमने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया है गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, तो हम उससे भाड़ा देंगे, भाड़ा को इंग्लिश में हम फ्रेट कहते हैं, तो वहां पे फ्रेट लगता है। अगर पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जनरली कैसे होता है, पैसेंजर कैसे जा सकता है, टिकट लगता है, ट्रेन से जा रहा है तो, या बस से जा रहा है तो। और अगर हम कैब हायर कर रहे हैं, टैक्सी हायर कर रहे हैं, तो वहां पे हमें फेयर देना पड़ता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए फ्रेट है, बस है तो टिकट या फेयर है, टैक्सी है तो फेयर है। होटल है, होटल में हम जाते हैं तो होटल में क्या होता है, रूम रेंट होता है या फिर टैरिफ लगता है, तो उसकी जो हायरिंग चार्ज है उसे हम रूम रेंट या फिर टैरिफ कहते हैं। हॉस्पिटल में रेंट देना पड़ता है या फिर पैकेज लेना पड़ता है, उनका अलग अलग पैकेज होता है, गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज, क्या क्या पता नहीं, ना जाने। रूम के हिसाब से भी वहां पे रेंट होता है। तो होटल में, इंडस्ट्री में ऐसे होता है, हॉस्पिटल में अलग होता है। तो सारे सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जितनी भी है, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री का अलग हायरिंग चार्ज है। अब कॉस्ट यूनिट भी सबका अलग है, कॉस्ट यूनिट भी सबका अलग है। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है भैया, जैसे ये कैलकुलेटर, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, पर यूनिट। पर यूनिट हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो वेजिटेबल्स में हमारा कॉस्टिंग यूनिट क्या होता है, जनरली पर केजी होता है। जैसे हम पोटैटो बाई करते हैं तो 1 किलो आलू का क्या भाव है ये पूछते हैं, तो वहां पे जो कॉस्ट यूनिट है वो हमारा पर केजी है। तो जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है इसमें हमारा कॉस्ट यूनिट या तो एक हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिंगल कॉस्ट यूनिट भी हो सकता है, मल्टीपल कॉस्ट यूनिट भी हो सकता है। जैसे सिंगल कॉस्ट यूनिट में बात करें तो टैक्सीज में किलोमीटर्स होगा। टैक्सी वाले ने मेरे को रेट बोला कि वो 19 रुपीज पर किलोमीटर लेगा। मैंने उसको बोला कि मेरे को ए से बी में जाना है तो आप क्या फेयर लोगे, तो वो बोलेगा कि जो भी आपका किलोमीटर बनता है उसको 19 से मैं मल्टीप्लाई करके जो भी फेयर बनेगा ले लूंगा, दैट मीन्स 19 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा हूं। तो यहाँ पे एक ही कॉस्ट यूनिट है हमारा, किलोमीटर, बस। कई बार क्या होता है कि हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज करते हैं। भैया ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आप एक होटल में गए, अब ये होटल को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट है ना, एक दिन का ऑपरेशन का जो इसका कॉस्ट है फॉर 1 डे, वो सपोज करते हैं कि 50,000 रुपीज है।
एक दिन को ऑपरेट करने का कॉस्ट 50,000 है। अब यहां पे मैं कैसे चार्ज कर सकता हूं कस्टमर से? रूम के हिसाब से कर सकता हूं, नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम सपोज करिए 10 है, तो पर रूम का फेयर क्या बना? 50,000 रुपए तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सपोज करते हैं कि मेरे को पर डे का 5,000 प्रॉफिट चाहिए, पर डे का 5,000 प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को 55,000 रुपए चाहिए। ये 55,000 कितने रूम से चाहिए? 10 रूम से। तो पर रूम का रेंट क्या आ गया? 55,000 डिवाइडेड बाई 10, 5500। पर रूम का जो चार्ज है वो 5500 है। क्या ये जस्टिफिएबल है? अब अगर आपके सारे रूम फिल हुए ही नहीं, अब आपके सारे रूम फिल हुए ही नहीं, सपोज करते हैं कि 5 रूम ही फिल हुए हैं, तो मेरे को क्या मिला? 5500 इंटू 5, 27,500। तो मेरा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं निकल पाया। तो मैं पर रूम के हिसाब से फेयर फिक्स नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे रूम्स मेरे फिल हो जाएंगे। अगर सारे रूम्स फिल हो जाते हैं तो मेरे को 55,000 जो चाहिए था मिल जाता। बट यहां तो क्या हुआ? सिर्फ 50% रूम्स ही ऑक्यूपाइड हुए, सिर्फ 50% रूम ही ऑक्यूपाई हुए हैं। तो यहां पे हम सिंगल कॉस्ट यूनिट का यूज नहीं कर सकते, पर रूम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब पर गेस्ट करके देख लेते हैं कि जो भी गेस्ट आएगा उससे चार्ज कर लेंगे पर गेस्ट। अब हमारे पास रोज 10 गेस्ट आते हैं, ये फिक्स्ड है कि रोज 10 गेस्ट आएंगे ही आएंगे, रोज 10 गेस्ट आएंगे ही। तो 55,000 मेरे को चाहिए, 10 गेस्ट आ रहे हैं, 5500 रिकवर कर लूंगा। अब मैंने 5500 पर गेस्ट से लिया। एक गेस्ट ऐसा है जो 3 दिन रुकने वाला है, एक गेस्ट ऐसा है जो 5 दिन रुकने वाला है, एक गेस्ट ऐसा है जो 1 दिन रुकने वाला है। सबके लिए रेट सेम है। तो ये बताइए क्या ये जस्टिफिएबल है कि एक पर्सन जो 1 दिन रुकता है उससे भी आप 5500 लेते हो, जो 3 दिन रुकता है उससे भी 5500 लेते हो, जो 10 दिन रुकता है उससे भी 5500 लेते हो? नहीं, ये तो जस्टिफिएबल नहीं है। तो पर गेस्ट के हिसाब से भी नहीं हो सकता है, पर रूम के हिसाब से भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या रखें अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉस्ट यूनिट? तो यहां हमारा कॉस्ट यूनिट बनेगा रूम डेज, रूम डेज कि कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हो रहे हैं और कितने दिन के लिए हो रहे हैं। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है ना। यहां पे तो सारे रूम्स ऑक्यूपाई नहीं हो रहे थे, ये प्रॉब्लम था, और यहां पर गेस्ट के साथ प्रॉब्लम था कि अलग अलग गेस्ट अलग अलग डेज के लिए रुक रहे हैं। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, रूम और डेज दोनों को पकड़ लिया, तो ये हमारा बन जाता है मल्टीपल कॉस्ट यूनिट या फिर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो सर्विस इंडस्ट्री में हम जनरली कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का यूज करते हैं, जैसे कि रूम डेज, पैसेंजर किलोमीटर, पेशेंट डेज, ऐसे धीरे धीरे करेंगे क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको एक बार समझ में आ गया कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है। जब हम एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट कंप्यूटेशन का थीम क्या है, कैसे कॉस्ट कंप्यूट करना है? सबसे पहले कॉस्ट हमेशा पीरियोडिक बेसिस पे कंप्यूट होगा। पीरियोडिक बेसिस का मतलब जनरली एक फिक्स पीरियड पकड़ेंगे, चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 महीने हो, इनको पकड़ा, उस पीरियड का पूरा कॉस्ट निकाला कि 1 महीने में क्या कॉस्ट लग रहा है, 1 साल में क्या कॉस्ट लग रहा है, या फिर 6 महीने में क्या कॉस्ट लग रहा है, पूरा कॉस्ट निकाला, कॉस्ट यूनिट निकाला कि उस पीरियड का कॉस्ट यूनिट क्या है। रूम डेज है तो कितना रूम डेज ऑक्यूपाई हुआ। और स्टेप 3 कॉस्ट रेट पर यूनिट निकालेंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट मेरे को पता है और कॉस्ट यूनिट भी पता है, तो दोनों को डिवाइड करके मेरे को कॉस्ट रेट पर यूनिट मिल जाएगा, और फिर उसके हिसाब से हम अपना रेंट या फिर फ्रेट जो भी है निकाल सकते हैं। कैसे? मेरे को कॉस्ट पता है, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो मेरे को रेंट या फिर फ्रेट पता चल जाएगा। स्टेप 1 टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, ये एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है। दूसरा कॉस्ट यूनिट आपको मालूम ही है, डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली रेट मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रेट सीधा यहाँ पे डिवाइड करके निकाल रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव 1 में हम पहले कॉस्ट निकाल रहे थे, कॉस्ट को कॉस्ट यूनिट के साथ डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे थे, और कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं और सीधा कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करके टोटल रेट निकाल ले रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला आता है हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में 2 तरह की सर्विसेज हैं, एक है बस, एक है टैक्सी। बस में क्या होता है, जनरली टिकट लिया जाता है, और टैक्सी में फेयर पे किया जाता है। तो सबसे पहले बस सर्विस की बात करें तो बस सर्विस में जो कॉस्ट यूनिट है वो होता है हमारा पैसेंजर किलोमीटर्स। क्या होता है? पैसेंजर किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कैसे मिलेगा?
सपोज करिए कि आपको ए से बी में जाना है, ए से बी में जाना है। ये ए से बी की जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है ए से बी की दूरी। अब बस एक बार जाती है फिर एक बार वापस भी आएगी, तो हम चेक करेंगे कि हम कितने ट्रिप्स कर रहे हैं एक दिन में। एक बार जाना दैट इज 1 ट्रिप, वापस आना 2 ट्रिप। और कोई जरूरी नहीं है कि हम ए से बी में सिर्फ एक ही बार जाना आना करते हैं, हो सकता है कि एक दिन में 3 बार जाना आना होता हो, पॉसिबल है। तो हम चेक करेंगे कि हम एक दिन में कितने ट्रिप्स करते हैं, फिर उसके हिसाब से महीने के ट्रिप्स निकाल लेंगे और कितने किलोमीटर्स हैं। तो किलोमीटर्स पर ट्रिप इंटू नंबर्स ऑफ ट्रिप्स पर डे इंटू डेज पर मंथ इंटू मंथ्स पर ईयर। अगर हम पूरे एक साल का निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने किलोमीटर्स हैं। जैसे इस एग्जांपल में 50 किलोमीटर थे, एक ट्रिप में 50 किलोमीटर कवर करते हैं। कितने ट्रिप्स करते हैं एक दिन में? सपोज करते हैं कि हम एक दिन में 2 बार आना जाना करते हैं, 2 बार आना जाना करते हैं, तो एक बार गए आए 2 ट्रिप, फिर एक बार गए वापस आए 4 ट्रिप्स। 30 डेज पर मंथ इंटू मंथ्स पर ईयर 12। तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, 50 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 12, 72,000 किलोमीटर मिल गया। अब अगर मल्टीपल बसेस है, मान लीजिए कि एक से ज्यादा बसेस हैं, तो ये एक बस का है, 72,000 जो है ये एक बस का है। एवरेज में जितने नंबर ऑफ बसेस चलते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम लॉजिकल है। तो एवरेज नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड ऑन रोड इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर बस। क्लियर है? अब बात करते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स की। पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे मिलता है? सपोज करिए ये हमारा बस है, ये हमारा बस है, ये बस ए से बी के बीच में चलता है और ये दूरी जो है वो 25 किलोमीटर्स है और बस की जो कैपेसिटी है वो 40 पैसेंजर्स की है। बस की जो कैपेसिटी है वो 40 पैसेंजर्स की है। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे इंटू किलोमीटर्स ट्रेवल्ड इंटू पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑक्यूपाइंग द सीट्स। जो पैसेंजर सीट्स ले रहे हैं बस उनको ही हम लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास 40 सीट है तो मैं 40 सीट ले लूंगा, नहीं, कितनी सीट्स फिल होती है वो लेंगे। अगर 38 सीट्स ही फिल होती है तो हम 38 लेंगे, 40 सीट्स पूरे फुल हो जाती है तो हम 40 पूरा ले लेंगे। तो क्या ऑक्यूपाई हो रहा है, सिर्फ उतना लेना है और मल्टीप्लाइड बाई डेज पर मंथ इंटू मंथ पर ईयर, ये तो करना ही है अगर हम पूरे साल का कंप्यूट कर रहे हैं तो यही तरीका है। देखिए मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट जो है आपका वो 5000 है। एक प्लेस ए है, ए से आप बी में जाते हो, बी फिर 25 किलोमीटर दूर है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर क्या आ गया, 5000 डिवाइडेड बाई 25, 200 रुपीज, 200 रुपीज आ गया। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, 40 है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 200, 5 रुपए पर किलोमीटर। बट ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें हमने पैसेंजर पहले तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकाला और फिर किलोमीटर को पैसेंजर के साथ डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर किलोमीटर को पैसेंजर के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरे को मिल गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इससे अच्छा क्या है कि आप पैसेंजर किलोमीटर निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट 5000 है, पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, 40 इंटू 25, 40 पैसेंजर 25 किलोमीटर 1000, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया 5, यहां पे भी 5 है। क्लियर है? तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग कैसे मिलेगा, मैंने बताया कि हमारे पास सीट्स कितनी है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इनटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, कि बस फिल कितना हो रहा है, 90% फिल हो रहा है तो 90% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 80% फिल हो रहा है तो 80% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और नॉर्मली इन अ बस बोथ साइड ऑफ राउंड ट्रिप आर ऑक्यूपाइड। जनरली क्या होता है, बोथ साइड ऑक्यूपाइड रहता है। बस ए से बी में जा रही है तो जितनी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है बी से ए में भी उतनी ही रहेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है तो अलग बात है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यू हैव टू एज्यूम दैट द ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इज सेम फॉर बोथ द साइड्स। ए से बी में जा रहा है तो 90% है, तो बी से ए में आएगा तो भी 90% ही रहेगा। और फेयर या फिर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भैया कैसा होता है, एकदम कॉस्ट शीट के जैसा होता है।
यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं अपने फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस ऐसे जो कि बस चले या ना चले फिर भी लगना है। दूसरा हम लेते हैं वेरिएबल खर्चे, जो सिर्फ तब लगेंगे जब बस चलेगी, जैसे पेट्रोल की कॉस्ट, अगर बस चलेगा तभी पेट्रोल बर्न होगा, पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी। और थर्ड होता है हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में जो आ गया, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, फिर बस में जो लुब्रिकेंट्स लग रहे हैं, ये सब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पार्ट है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिर स्टैंडिंग चार्ज लेना है, फिर वेरिएबल एक्सपेंस या फिर रनिंग चार्ज लेना है, और थर्ड है हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो ये तीनों एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा। और फेयर कैसे निकलेगा, क्या रेवेन्यू चाहिए डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स। क्लियर है। अब बात आती है डिफरेंशियल फेयर की। ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में कितने क्लासेस होते हैं? सबसे पहले तो एक हमारा स्लीपर क्लास होता है, फिर हमारा थर्ड टियर होता है, फिर हमारा सेकंड टियर होता है, और एक होता है हमारा एसी फर्स्ट टियर। क्या सबके रेट सेम है? नहीं, सबके रेट्स अलग अलग हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल फेयर। जब हम अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस के अलग अलग फेयर चार्ज करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल फेयर। डिफरेंट फेयर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहां पे हम फेयर कैसे कंप्यूट करेंगे? यहां पे हमें निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट पैसेंजर किलोमीटर्स। भैया ये इक्विवेलेंट पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे निकलेगा? तो इसके लिए ना क्वेश्चन में आपको डिटेल्स गिवन होगी। जैसे कि एक एग्जांपल से बात करूं तो स्लीपर क्लास के लिए जो फेयर लगता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्लीपर क्लास के लिए जो फेयर लगता है उससे 2 गुना ज्यादा लगता है, मींस उससे 2 गुना लगता है थर्ड टियर में, उससे 2 गुना लगता है थर्ड टियर में। तो अगर स्लीपर क्लास में x लगता है तो थर्ड टियर में क्या लगने वाला है? डबल, दैट मींस 2x। फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि थर्ड टियर में जितना लगता है उसका 1.5 टाइम्स लगता है सेकंड टियर में। थर्ड टियर में जितना लगता है उसका 1.5 टाइम्स लगता है सेकंड टियर में। तो थर्ड टियर में कितना लगा? 2x, 2x का डबल, 2x का 1.5, 3x लगेगा सेकंड टियर में। फिर इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेकंड टियर का जो भी रेट है उसका डबल लगता है फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर का डबल क्या होने वाला है? 6x, ये लगेगा फर्स्ट ईयर में। तो यहां पे हम x के टर्म्स पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फेयर कंप्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। क्या तरीका है x के फॉर्म में सॉल्व करने का? तो इक्विवेलेंट पैसेंजर किलोमीटर्स हम निकालेंगे या फिर x मेथड का यूज करेंगे। जनरली रेकमेंडेड यही होता है कि x मेथड से सॉल्व करें, इजीली हो जाता है। वो तब समझ में आएगा बेटर जब हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले तो हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम x वाले सम पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये चैप्टर में ना कंसेप्ट कुछ नहीं है, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। कॉस्ट शीट बनाना है और फिर कॉस्ट शीट के हिसाब से कॉस्ट निकाल लेना है। तो कुछ वैसा कंसेप्ट है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। A bus has a seating capacity of 50%. बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। A to B एंड बैक, पहले A से B में जा रहा है, वापस भी आ रहा है। तो डिस्टेंस वन वे कितना है? 300 किलोमीटर्स। A to B एंड बैक की बात करें तो 300 किलोमीटर्स गया, फिर वापस आया, कितना कवर हुआ? 600 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ डेज रन इन ईच मंथ, कितने महीने चल रहे हैं? 12 महीने। साल भर का निकालना है? नहीं, आपको सिर्फ 1 महीने का निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 महीने में 12 दिन काम हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट है? 50%। और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज क्या है? 100%। तो पैसेंजर किलोमीटर मैंने कैसे निकाला? नंबर ऑफ ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर्स ट्रैवल्ड इन वन ट्रिप। सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि कितने ट्रिप्स हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कि एक ट्रिप में कितना किलोमीटर है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ, कितने दिन हम ऑपरेट करें 1 महीने में। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे सीटिंग कैपेसिटी के साथ, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे अपना ऑक्यूपेंसी परसेंटेज जो कि 100% है। तो ये हमारा क्या आने वाला है? 300 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 50 इंटू 100%, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। क्लियर है? अब ऐसे ही आप A टू C एंड बैक का निकालिए। 240 किलोमीटर्स इंटू 2, क्योंकि एक बार गया एक बार आया। कितने दिन काम हुआ है? 16 डेज। सीटिंग कैपेसिटी है 50 और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है 90%, मतलब पूरा ऑक्यूपाइड नहीं रहता है सीट, सिर्फ 45 ऑक्यूपाइड रहता है। 50 का 90% मतलब 45 सीट्स ऑक्यूपाइड है। जाने वाला हमारा 240 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 50 इंटू 90%, दैट मीन्स 3,45,600 किलोमीटर्स।
पैसेंजर किलोमीटर्स। और लास्ट है ए टू डी एंड बैक। ए से डी में कितना है 550 किलोमीटर, 2 ट्रिप्स 18 दिन, सीटिंग कैपेसिटी है 50 लेकिन ऑक्यूपाइड सिर्फ 85% है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 85% से। 550 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 50 इंटू 85%, 8,41,500 पैसेंजर किलोमीटर्स। क्लियर हुआ? बहुत इजी, एकदम लॉजिकल है। 360, 345, 600, 841, 500। क्लियर है? हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पूरी कॉस्ट निकालनी है। तो एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट 40 किलोमीटर्स लॉन्ग टू रन बस। ट्रिप का जो ड्यूरेशन है, मींस ट्रिप की जो किलोमीटर्स कितने हैं 40 किलोमीटर्स। द बस कॉस्ट द कंपनी अ सम ऑफ 10 lakhs। बस की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज है। तो बस की जो कॉस्ट आपको दी हुई होती है ना, ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के पर्पज से दी होती है। बस हमने खरीदा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस हमें मतलब है डेप्रिसिएशन से। जैसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट जब भी आपको गिवन होगा तो प्लांट के कॉस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, प्लांट पे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे भी बस के कॉस्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मतलब किससे, डेप्रिसिएशन से। तो डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, वो बस के कॉस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट द रेट 3% पर एनम। उसका इंश्योरेंस में देता हूं 3% पर एनम के हिसाब से। तो 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, 10 लाख का 3%, ये आने वाला है 30,000 रुपीज। ये कैसा खर्चा है, ये फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, बस चले ना चले इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू 20,000। एनुअल टैक्स में कितना दे रहा हूं 20,000, ये भी फिक्स्ड खर्चा है, बस चले ना चले देना ही पड़ेगा। गैरेज रेंट इज 20,000 पर मंथ। गैरेज का जो रेंट है वो भी 20,000 रुपीज पर मंथ है, अगेन फिक्स खर्चा है, बस चले गैरेज में खड़ी रहे कोई मतलब नहीं है, गैरेज रेंट देना पड़ेगा। एनुअल रिपेयर्स विल बी 2,04,000, ये मेंटेनेंस का खर्चा है, रिपेयर्स का, और ये एनुअल है। अभी तक देखिए ज्यादातर कॉस्ट महीने के हिसाब से थे, तो हम क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या कुछ बताया है। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। आपको फेयर निकालना है, तो कॉस्टिंग आप महीने के हिसाब से भी कर सकते हो, साल के हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ज्यादातर डेटा है वो देखिए महीने के हिसाब से गिवन है, तो हम सारे खर्चे क्या करते हैं, महीने के हिसाब से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट पहले कंप्यूट करना है तो जनरली पीरियोडिक बेसिस पे करना है, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर खर्चे क्या है, महीने के हिसाब से गिवन है, तो सारे खर्चे आप महीने के हिसाब से ले लीजिए। तो ये एनुअल रिपेयर जो 2,04,000 है पूरे साल का है, महीने का निकाल लीजिए, 2,04,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आने वाला 17,000। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। बस कितने साल तक लास्ट करने वाला है, 2.5 साल तक। अब देखिए ये जो 10 लाख का कॉस्ट है 2.5 साल तक काम आएगा, तो पर ईयर का क्या आने वाला है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 2.5। 10 लाख रुपए बस की कॉस्ट है और बस 2.5 साल तक चलने वाला है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आने वाला है 4 लाख पर ईयर। पर ईयर 4 लाख है, लेकिन हम सारे खर्चे कैसे निकाल रहे हैं, महीने के हिसाब से, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ मिल जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12, 33,333.33। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हो रहा होगा। द ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ। ड्राइवर को हम 30,000 रुपए पर महीने दे रहे हैं। एंड कंडक्टर सैलरी विल बी 25,000 पर मंथ। कंडक्टर को 25,000 रुपए पर महीने दे रहे हैं। इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 10% इन लोगों को कमीशन भी देंगे। 10% किसका, टेकिंग्स का। टेकिंग्स मतलब जो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, दैट मीन जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका 10% हम इनको क्या दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपका जो रेवेन्यू है वो x है, टोटल रेवेन्यू आपको तो नहीं पता है ना क्या है, x है, तो x का 10% मतलब 0.1x हम इनको क्या दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 500 पर 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का हम 500 रुपए देते हैं। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स। 3 ट्रिप कर रहा है एक दिन में, जाना आना, फिर जाना आना, फिर जाना आना। ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। हर ट्रिप में 40 पैसेंजर्स हैं। और बस कितना दिन ऑपरेट कर रहा है, 25 डेज ऑपरेट कर रहा है।
तो सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर्स मिल जाएगा मेरे को, क्या आने वाला है पैसेंजर किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर इंटू हम कितने ट्रिप्स कर रहे हैं, 3 ट्रिप्स, और दोनों राउंड ट्रिप्स हैं, मींस जितने भी ट्रिप्स है सारे राउंड ट्रिप्स हैं, तो जाना आना, तो 40 इंटू 2 इंटू 3 ट्रिप्स इंटू डेज कितने हैं 25, और पैसेंजर्स हैं ऑन एन एवरेज 40, तो मेरे को मिल जाएगा पैसेंजर किलोमीटर 40 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 40, ये आने वाला है 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। और किलोमीटर्स ट्रैवल्ड क्या है, कितने किलोमीटर्स में ट्रैवल कर रहा हूं भैया, ये आप क्यों निकाल रहे हो किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, क्योंकि पेट्रोल का कॉस्ट तभी तो मिल पाएगा, पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो तो किलोमीटर के हिसाब से ही निकलेगा ना। तो पहले देखिए कितने किलोमीटर्स आप ट्रैवल कर रहे हो, 40 किलोमीटर्स एक बार, ऐसे 2 ट्रिप्स, मतलब एक बार जाना एक बार आना, राउंड ट्रिप में 80 लग गया, 3 ट्रिप हम करते हैं और महीने में 25 दिन चलते हैं, 40 किलोमीटर्स गए 40 आए, 40 गए 40 आए, फिर 40 गए 40 आए, तो कुल मिला के 40 किलोमीटर 6 बार कवर हुआ है, तो इसका 6, और ऐसे 25 दिन तक हम करते हैं, तो 40 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25, 6,000 किलोमीटर्स। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 500 रुपए 100 किलोमीटर्स की, 500 रुपए जो कॉस्ट है वो 100 किलोमीटर्स की है, तो 100 किलोमीटर्स का फेयर है 500, मींस पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो 500 है, 6,000 किलोमीटर्स का कितना होने वाला है, 500 बाई 100 इंटू 6,000, यह आएगा 30,000। क्लियर, एकदम पूरा लॉजिक से चलना है। सबसे पहले 6,000 किलोमीटर्स और 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, ये आ गए। अब सारे कॉस्ट लिखिए। इंश्योरेंस 3% है 10 लाख का, इंश्योरेंस जनरली पूरे 1 साल के लिए होता है, तो महीने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, तो 3 लाख, तो 10 लाख का 3%, 30,000, 30,000 बाई 12, 2500 आ गया। टैक्स 2,000 रुपए टैक्स था लेकिन पूरे साल का था, तो महीने का कितना होगा, डिवाइड करके मिल गया। गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ ही था। रिपेयर्स 2,04,000 पूरे साल का था, तो 12 से डिवाइड किया, महीने का मिल गया। डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन था 2.5 साल का, तो 1 साल का कैसे निकलेगा, 10 लाख को 2.5 से डिवाइड करेंगे, 1 साल का आ गया 4 लाख। अब 1 साल में मैं तो महीने के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो मेरे को महीने का निकालना पड़ेगा, 4 लाख बाई 12, 33,333। ड्राइवर की सैलरी 30,000 है, कंडक्टर की सैलरी 25,000 है, स्टेशनरी 1,000 है, मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं 17,000, ये सब गिवन है। पेट्रोल एंड ऑयल में क्या लग रहा है 30,000, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया एक्सक्लूडिंग कमीशन। देखिए क्वेश्चन में कमीशन वाली बात भी थी, आप यहां पे लिख सकते हो कमीशन। कमीशन क्या है, जो भी टेकिंग्स है उसका 10% कमीशन है। तो सपोज करिए कि टेकिंग्स x है, x का 10%, दैट इज 0.1x। क्लियर, 1,77,500 ये आ गया। अभी आप भूल जाइए इसको, जो भी मैंने किया। टोटल कॉस्ट क्या है, 1,77,500 एक्सक्लूडिंग कमीशन, 1,77,500 एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन कितना है 0.1x, मींस जो भी टेकिंग्स है उसका 10%। प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। जो भी टेकिंग्स हम ले रहे हैं, जो भी कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, उसका 15% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 15% ऑफ x, क्योंकि टेकिंग्स को हमने क्या माना है x, 0.15x। कॉस्ट, ये भी कॉस्ट का ही पार्ट है, प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेकिंग्स मिलेगा। टोटल कॉस्ट है 177,500, इसमें कमीशन नहीं था तो कमीशन ऐड कर दिया, टेकिंग्स का 10%, फिर प्रॉफिट ऐड किया, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाता है, और सेल्स ही तो टेकिंग्स है, सेल्स ही तो टेकिंग्स है, इज इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व करिए, 1,77,500 प्लस 0.1x 0.15x, इसको 0.16x मत कर दीजिएगा, ये नहीं होगा, ये 0.1x का मतलब होता है 0.10x, 0.10x, 0.10x प्लस 0.15x, 0.25x,
इज इक्वल टू एक्स। तो 1,77,500 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.25x, 177,500 इज इक्वल टू 0.75x। तो 177,500 बाई 0.75 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 177,500 डिवाइडेड बाई 0.75, 2,36,666.67। तो ये मिल गई टेकिंग्स 2,36,666.67। निकालना क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। क्या पैसेंजर से हम चार्ज करेंगे? तो ये मेरी टोटल टेकिंग्स है। टोटल टेकिंग्स 236 ये है। पैसेंजर किलोमीटर्स क्या है? पैसेंजर किलोमीटर्स है 2,40,000। तो कॉस्ट टेकिंग्स पर पैसेंजर किलोमीटर, पर किलोमीटर का मैंने क्या लिया? 236.66.67 डिवाइडेड बाई 2,40,000। ये क्या आने वाला है? 0.986। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? पहले मैंने टेकिंग्स निकाली। कैसे निकाला? कॉस्ट मेरे को मालूम था एक्सक्लूडिंग कमीशन 1,77,500, उसमें कमीशन ऐड किया 0.1x। मैंने मान लिया कि टेकिंग्स x है तो x का 10% कमीशन है, तो 1,77,500 उसमें मैंने 10% ऐड कर दिया 0.1x। प्रॉफिट बता रहा है कि 15% है टेकिंग्स का, टेकिंग्स x है तो प्रॉफिट क्या आने वाला है? 15%, दैट मीन्स 0.15x। अब कॉस्ट पता है, कमीशन पता है, प्रॉफिट पता है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो टेकिंग्स मिल जाएगा। तो वही मैंने किया, टोटल कॉस्ट ये, कमीशन ये, प्रॉफिट ये, इन तीनों को ऐड किया, टेकिंग्स मिल गई। तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। अब एक बार मेरे को x की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स टेकिंग्स पता चल गया, पैसेंजर किलोमीटर भी गिवन है। मेरे को निकालना था फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। कैसे मिलेगा? टोटल टेकिंग्स को पैसेंजर किलोमीटर के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल टेकिंग्स ये है, पैसेंजर किलोमीटर के साथ डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल फेयर के बारे में। डिफरेंशियल फेयर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अ लग्जरी बस हैज 60 सीट्स। कितने सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं। द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज डिवाइडेड टोटल सीट्स इन 3 क्लासेस। 3 तरह के टाइप्स हैं, जैसे सुपर कंफर्ट, कंफर्ट, ऑर्डिनरी क्लास। अरे रिलेट कर लीजिए ना, मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में अलग अलग टाइप के टिकट्स होते हैं। रिक्लाइनर अलग होता है, एक नॉर्मल सा अलग होता है, और फिर एक रिक्लाइनर और नॉर्मल के बीच का होता है, तो सबका चार्ज अलग अलग है। तो वैसे यहां पर भी है। सुपर कंफर्ट सीट्स आर 4 टाइम्स मोर कंफर्टेबल देन द कंफर्टेबल ग्रेड। एक कंफर्टेबल ग्रेड है, एक सुपर कंफर्ट है और एक ऑर्डिनरी क्लास है। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि जो सुपर कंफर्ट सीट है वो 4 टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है कंफर्टेबल ग्रेड वाले सीट से। जो हमारे सुपर कंफर्ट सीट्स हैं वो 4 टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है किससे? कंफर्टेबल ग्रेड वाले से। और जो कंफर्टेबल ग्रेड वाले सीट्स हैं वो 3 टाइम्स मोर कंफर्टेबल है ऑर्डिनरी क्लास से। 3 सीट्स हैं, एक सुपर कंफर्ट, एक कंफर्ट और एक ऑर्डिनरी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है कि सुपर कंफर्ट वाले जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल से 4 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है, और ये कंफर्ट वाले जो है ऑर्डिनरी से 3 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है, यही लिखा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी वाली जो सीट है इसकी प्राइस x है, ऑर्डिनरी वाली जो सीट है इसकी प्राइस x है, प्राइस पर सीट इसकी प्राइस x है, तो कंफर्ट की क्या होनी चाहिए? 3 टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है तो 3x होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए। और ये सुपर कंफर्टेबल सीट जो है ये कंफर्ट वाले से भी 4 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी इंटू 4 होनी चाहिए। क्लियर हुआ? वापस एक बार बताता हूं। क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि 3 तरह की सीट्स हैं, एक है सुपर कंफर्ट, एक है कंफर्ट और एक है ऑर्डिनरी। तो जो ऑर्डिनरी सीट्स है उससे 3 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है हमारे कंफर्ट वाले सीट्स। तो अगर ऑर्डिनरी की प्राइस x है तो कंफर्ट की क्या होनी चाहिए? 3x, क्योंकि 3 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है। और जितनी प्राइस कंफर्टेबल की होगी उससे 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए सुपर कंफर्टेबल की। क्यों? क्योंकि सुपर कंफर्टेबल कंफर्ट से 4 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर ये 3x है तो ये 12x होना चाहिए इंटू 4। क्लियर हुआ?
अब देयर आर 15 सुपर कंफर्ट, 15 सुपर कंफर्ट सीट्स है, 30 कंफर्ट सीट्स है और 15 ऑर्डिनरी सीट्स है। तो ये तो प्राइस पर सीट आ गया। सीट क्या है, कितने हैं, 15, 30 और 15। तो टोटल प्राइस क्या मिलने वाली है, हर एक सीट की प्राइस है 12x, ऐसी 15 सीट है मेरे पास, तो 12 इंटू 15 180 ये प्राइस आने वाली है। यहाँ पे एक सीट का प्राइस है 3x, मेरे पास 30 सीट्स हैं तो 90x आने वाली है। यहाँ पे x है, 15 सीट्स हैं तो 15x, सब मिला के 180 प्लस 90 प्लस 15 285x ये रेवेन्यू आने वाली है। क्लियर हुआ ये रेवेन्यू कैसे मिला, नंबर ऑफ सीट्स को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस पर सीट के साथ। द बस मेक्स अ राउंड ट्रिप फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स एंड इज ऑलवेज फुल्ली ऑक्यूपाइड। ये जो बस है ये बॉम्बे से गोवा जा रही है और बॉम्बे से गोवा की जो ट्रिप जर्नी है वो 300 किलोमीटर्स की है। बस हर समय फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब 100% ऑक्यूपेंसी है। द कॉस्ट ऑफ ट्रिप इज असर्टेन्ड एज 10,000 रुपीज। इस पूरे ट्रिप में जाना आना मिलाकर कॉस्ट जो लगने वाला है दैट इज 10,000 रुपीज एंड इट विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टिकट वैल्यूज इन ईच ट्रिप। 30% का प्रॉफिट चाहिए और ये जो 30% प्रॉफिट चाहिए ये टिकट वैल्यू के हिसाब से चाहिए, मतलब रेवेन्यू पे चाहिए। तो एक बात अब बताइए मेरे को, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। अब प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू का हिस्सा है, रेवेन्यू का 30% प्रॉफिट है, ये 30% है, तो ये जो हमारा कॉस्ट है ये 70% होगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, अगर प्रॉफिट 30% है रेवेन्यू का तो जो कॉस्ट है वो 70% होगा। अब आपको कॉस्ट रेवेन्यू के टर्म्स में भी पता है, कॉस्ट की वैल्यू भी पता है, तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो रेवेन्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं, मेरे को पता है कि 70% ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। 70% ऑफ रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर है। रेवेन्यू क्या है, 285x हमने अभी निकाला। 70% ऑफ 285x इज इक्वल टू 10,000। अब इसको सॉल्व करिए आप। 70% ऑफ 285 क्या आने वाला है, ये 285 का 70% 199.5x इज इक्वल टू 10,000। x की वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 199.5, 10,000 डिवाइडेड बाई 199.5 50.13, 50.13। तो x की वैल्यू आ गई 50.13। दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी सीट्स है उसकी जो टिकट प्राइस होगी वो 50.13 होगी। अब कंफर्ट सीट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 50.13, 3 इंटू 50.13 यानी वाला 150.39 और फिर 50.13 इंटू 12 करेंगे तो अपने को सुपर कंफर्ट का मिल जाएगा 601.56। कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, हो गया रिवाइज। Audio Jungle. Audio Jungle.